अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा आसिफ। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से पेश किया जाता है। नाजरीन, इस हफ्ते भी हम चीन के मुख्तलिफ मैदानों में तरक्की का जायज़ा लेंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन के सदर ने ईरान के नायब सदर के नाम हेलीकॉप्टर हादसे से मुतालिक ताज़ियती पैगाम भेजा। अपने पैगाम में शी जिनपिंग ने सदर रईसी के अहले खाना, ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत की। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने पीर के रोज़ प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक ताज़ियती पैगाम भेजा है। शी जिनपिंग ने सदर रईसी के अहले खाना और ईरानी हुकूमत और आवाम से ताज़ियत की और दिली हमदर्दी का इजहार किया। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ओहदा संभालने के बाद से सदर रईसी ने ईरान की सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने और कौमी तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया और चीन ईरान जामे स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मुस्तहकम करने के लिए भी फ़ाल कोशिशें की। सदर शी ने कहा कि चीनी हुकूमत और आवाम चीन और ईरान के दरमियान रिवायती दोस्ती को बहुत अहमियत देते हैं और यकीन रखते हैं कि दोनों फरीकों की मुश्तरका कोशिशों से चीन और ईरान की जामे स्ट्रेटजिक शराकत दारी न सिर्फ मुस्तहकम रहेगी बल्कि तरक्की भी करती रहेगी। चीन ने ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के इंतकाल पर भी गहरे रंजो गम और इनके लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। चीन के तामीराती शोबे ने हालिया बरसों में सब्ज हल की तरफ अहम तब्दीली देखी है। मुल्क भर में नई तामीरशुदा ग्रीन इमारतों का तनासुब 91.2% से तजावुज़ कर गया है। सब्ज इमारतों और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ माहौल की हिफाजत और आलूदगी को कम करने में मदद देती हैं। चीन का तामीराती शोबा जो तवानाई की नुमायां खपत और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के लिए जाना जाता है, इसने हालिया बरसों में सब्ज हल की तरफ एक अहम तब्दीली देखी है और मुल्क भर में नई तामीर शुदा ग्रीन इमारतों का तनासुब 91.2% से तजावुज़ कर चुका है, जिसमें मजमूई तौर पर तवानाई की बचत करने वाली इमारतों का रकबा 30 अरब मुरब्बा मीटर से ज़्यादा है। मार्च में नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ने वाज़े हिदायत जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि 2025 तक तमाम नई शहरी तामीरात में ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए। सब्ज इमारतें वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, माहौल की हिफाजत, आलूदगी को कम से कम करने और लोगों को सेहतमंद, मौसर और पायदार जगहें फराहम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जो फितरत के साथ हम आहंग बकाए बाहमी को फ़रोग़ देती हैं। ग्रीन बिल्डिंग मंसूबों की एक मिसाल शंघाई में हाल ही में मुकम्मल होने वाला जियाडिंग फ्यूचर सिटी मंसूबा है। यह मंसूबा बिजली की पैदावार और तवानाई ज़ख़ीरा करने वाले आलात को शामिल करने की बदौलत आम इमारतों से कहीं आगे है, जिससे पूरे ढांचे को मौसर तरीके से एक बड़े पावर बैंक में तब्दील कर दिया जाता है। छतें शमसी पैनल से लैस होती हैं और ज़ख़ीरा शुदा तवानाई 30 मिनट तक के लिए इमारत की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से चीन की सनती पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ। अप्रैल में सनती पैदावार में गुज़श्ता माह के मुकाबले में 0.97% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। तमाम 3 बड़े सनती शोबों ने अप्रैल में शरह नमू में बेहतरी दिखाई। मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसियों के मुसलसल नफाज और बरामदी सरगर्मियों में नुमाया इजाफे की वजह से अप्रैल में चीन की सनती पैदावार में नुमाया तेज़ी देखी गई। कौमी इदारा बराए शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल में सनती पैदावार में गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 0.97% इजाफा हुआ, जो हालिया बरसों में सबसे ज़्यादा महाना शरह नमू में से एक है। तमाम 3 बड़े सनती शोबों ने अप्रैल में शरह नमू में बेहतरी दिखाई। कानकुनी की सनत की कुल वैल्यू एडेड में 2% इजाफा हुआ, जो गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 1.8% ज़्यादा है। कौमी इदारा शुमारियात के हुक्काम के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कुल वैल्यू एडेड में 7.5% इजाफा हुआ, जो गुज़श्ता माह के मुकाबले में 2.4% ज़्यादा है। जबकि बिजली, गैस और पानी की पैदावार और फ्राहमी की मजमूई वैल्यू एडेड में 5.8% इजाफा हुआ, जो गुज़श्ता माह के मुकाबले में 0.9% ज़्यादा है। साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग की सनत ने अप्रैल में बहाली के नुमायां इशारिये दिखाए। मुकर्ररा साइज से ऊपर के सनती इदारों की कुल वैल्यू एडेड में साल ब साल 9.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले महीने के मुकाबले में 3.9% ज़्यादा है।
چین کی وزارت آبی وسائل نے آبی تنصیبات کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اپریل کے مہینے تک چین نے 302.9 ارب یوان کی واٹر کنزرویشن انویسٹمنٹ مکمل کی۔ گزشتہ سال کی نسبت سرمایہ کاری میں مجموعی طور پہ 2.9% کا اضافہ ہوا۔ چین کی وزارت آبی وسائل کی جانب سے اتوار کے روز جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 2024 کے پہلے 4 ماہ کے دوران آبی تحفظ کی تنصیبات میں چین کی سرمایہ کاری مجموعی طور پر 302.6 ارب یوان رہی، جو سال بسال 2.9% زیادہ ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اس کے پاس چین کے آبی وسائل کو محفوظ بنانے کے لیے پانی کے نیٹ ورک کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر مزید تعمیر شروع کرنے کا ہدف ہے۔ رواں سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران پانی کی بچت کے 20 بڑے منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 6 پروجیکٹس کا اضافہ ہے۔ جنوب سے شمال تک پانی کی منتقلی کے منصوبے کے مشرقی اور وسطی راستوں کے ابتدائی مرحلے میں 72 ارب مکعب میٹر سے زیادہ پانی کا رخ موڑا گیا ہے، جس سے اس روٹ پر موجود صوبوں میں رہنے والے 176 ملین سے زیادہ افراد کو فائدہ ہوا ہے۔ چین کی سیمنٹ انڈسٹری سبز مینوفیکچرنگ میں اپنی تبدیلی کو تیز کر رہی ہے۔ چین نے رواں سال سیمنٹ کی پیداوار میں انتہائی کم اخراج کا منصوبہ جاری کیا تھا۔ چین کی گزشتہ سال سیمنٹ کی پیداوار مسلسل 38 سالوں تک دنیا میں پہلے نمبر پہ تھی۔ چین کی سیمنٹ انڈسٹری کاربن میں کمی کے اہداف کے حصول کے لیے ڈیجیٹلائزیشن اور سبز مینوفیکچرنگ میں اپنی تبدیلی کو تیز کر رہی ہے۔ چین نے رواں سال جنوری میں آلودگی کے اخراج کو کم کرنے کے لیے سیمنٹ کی پیداوار میں انتہائی کم اخراج کا منصوبہ جاری کیا تھا۔ یہ چین میں کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں اور اسٹیل کی صنعت کے بعد ایک اور روایتی صنعت میں انتہائی کم اخراج کی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ 2023 میں چین کی سیمنٹ کی پیداوار 2.023 بلین ٹن رہی، جو مسلسل 38 سالوں میں دنیا میں پہلے نمبر پر تھی۔ چین کی یہ پیداوار عالمی سیمنٹ کی پیداوار کا 50% سے زیادہ ہے۔ 2023 تک کے اعداد و شمار کے مطابق 274 سیمنٹ فیکٹریوں اور 125 سیمنٹ کانوں کو وزارت صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے گرین مینوفیکچررز کے طور پر درج کیا ہے۔ چین میں جدید نظام سبز بجلی کی پیداوار کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے لیس ایسٹ جنان سروس ایریا 20 ایکڑ سے زائد رقبے پہ محیط ہے۔ یہ چین کا پہلا سروس ایریا ہے جو 0 کاربن اخراج کے ساتھ کام کرتا ہے۔ مشرقی چین کے صوبہ شانگڈونگ کے جنان شہر میں واقع چین کے پہلے زیرو ایمیشن ایکسپریس وے سروس ایریا کے لیے استعمال ہونے والا مصنوعی ذہانت سے چلنے والا اسمارٹ مینجمنٹ سسٹم ہائی وے کی اس فیسلٹی کو اپنی سبز بجلی کی پیداوار اور اسٹوریج کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے میں مدد دے رہا ہے، تاکہ 24 گھنٹے بلا تعطل مفت بجلی کی فراہمی کو برقرار رکھا جا سکے۔ ایسٹ جنان سروس ایریا 20 ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر محیط ہے۔ ہائی وے کی اس فیسلٹی میں شمسی پینل نصب کیے جانے کے ساتھ یہ چین کا پہلا سروس ایریا ہے جو 0 کاربن اخراج کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ایک مینجمنٹ سسٹم جو مصنوعی ذہانت کے میکرو سسٹم سے چلتا ہے اور سروس ایریا نے آزادانہ طور پر تیار کیا ہے۔ جنان ایسٹ سروس ایریا چین کی جانب سے کاربن میں کمی کی ایک مثال کے طور پر کام کر رہا ہے۔ شمال مشرقی چین کا صوبہ ہیلونگ جیانگ ملک میں اناج پیدا کرنے والا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہ صوبہ 1,70,000 سے زیادہ زرعی مشینوں کو اپ گریڈ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس صوبے میں مشینی زراعت کا زرعی ترقی میں کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ شمال مشرقی چین کا صوبہ ہیلونگ جیانگ ملک میں اناج پیدا کرنے والا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہ صوبہ رواں سال 1,70,000 سے زیادہ زرعی مشینوں کو اپ گریڈ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تاکہ زرعی شعبے میں میکنائزیشن کی اعلیٰ سطح کا تسلسل برقرار رہے۔ اس صوبے میں مشینی زراعت کا زرعی ترقی میں کردار انتہائی اہم ہے، جس میں 30 لاکھ سے زیادہ زرعی مشینیں فعال ہیں۔ مشینی آلات میں 2,70,000 بڑے پیمانے پر اعلیٰ درجے کی اور ذہین زرعی مشینیں شامل ہیں، جو زرعی عمل کے تمام مراحل کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس میں بوائی، پودے لگانے، کھیت کا انتظام اور کٹائی وغیرہ شامل ہیں۔ صوبے میں فصلوں کی کاشت، پودے لگانے اور کٹائی کی مجموعی میکنائزیشن کی شرح 98% سے زائد پر مستحکم ہے۔
हिलोंग जियांग मुसलसल 14 सालों से चीन का सबसे बड़ा अनाज पैदा करने वाला सूबा चला आ रहा है। कौमी दायरा शुमारियात के मुताबिक 2023 में सूबे में तकरीबन 77.88 अरब किलोग्राम अनाज पैदा हुआ, जो मुल्क की कुल पैदावार का 11.2% है। शंघाई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के हॉल में चीनी आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश के इनवान बीजिंग से पेरिस तक चीनी फनकारों का ओलंपिक सफर था। नुमाइश शंघाई और ओलंपिक्स के दरमियान अटूट ताल्लुक को भी उजागर करती है। शंघाई इंटरनेशनल मीडिया पोर्ट के हॉल में बीजिंग से पेरिस तक चीनी फनकारों का ओलंपिक सफ़र के उन्वान से एक चीनी आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिससे चीन और फ्रांस के दरमियान सकाफती तबादलों में मज़ीद इजाफा हुआ है और ओलंपिक स्पिरिट को सराहा गया है। चाइना मीडिया ग्रुप, शंघाई म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स ब्यूरो और शंघाई फेडरेशन ऑफ लिटरेरी एंड आर्ट सर्कल्स के इश्तराक से मुनक्किद होने वाली इस नुमाइश को पुरजोश रद्द अमल मिला है। ये नुमाइश शंघाई और ओलंपिक्स के दरमियान गहरे ताल्लुक को भी उजागर करती है और खेल और फ़नून लतीफ़ा के माबैन रवाबित और मुमासलत पर जोर देती है। नुमाइश में बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी और CMG के माबैन खतूत के तबादले पर मबनी एक खुसूसी नुमाइशी इलाका भी शामिल किया गया है, जिसमें दोनों फरीकों के माबैन कामयाब ताउन, CMG की ओलंपिक सकाफत की फ़ाल तशहीर और CMG के लिए IOC की मजबूत हिमायत को उजागर किया गया है। चाइना मीडिया ग्रुप की ब्रॉडकास्टिंग टीम पेरिस ओलंपिक्स गेम्स की कवरेज करेगी। बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक गेम्स की कवरेज की बाकायदा तौसीक कर दी। CMG खेलों से मुतल्लिक 400 घंटों से ज़्यादा की बराह रास्त कवरेज फराहम करेगा। चाइना मीडिया ग्रुप की ब्रॉडकास्टिंग टीम पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 की कवरेज करेगी। इस हवाले से बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी की जानिब से बाकायदा तौसीक कर दी गई है। इस हवाले से CMG शंघाई इंटरनेशनल मीडिया पोर्ट पर एक एजाज़ी तकरीब मुनक्किद हुई, जहां IOC के सदर थॉमस बाक और CMG के सदर शिंगहाई शोंग ने नुमाइंदों को सर्टिफिकेट पेश किए और CMG की ओलंपिक कवरेज के लिए लोगों की रहनुमाई की। CMG की जानिब से 26 जुलाई से 11 अगस्त तक मुनक्किद होने वाले पेरिस ओलंपिक्स के लिए ब्रॉडकास्टिंग सर्विस फराहम करने की खातिर सहाफ़ियों, एडिटर्स, ब्रॉडकास्टर्स और टेक्निकल स्पोर्ट एहलकारों समेत 2000 से ज़्यादा अरकान पर मुश्तमिल एक टीम भेजी जाएगी। CMG जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और दीगर खेलों से मुताल्लिक 400 घंटे से ज़्यादा की बराह रास्त कवरेज फराहम करेगा। इस हवाले से अल्ट्रा हाई डेफिनेशन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से लैस 2 CMG प्रोडक्शन वैन्स बीजिंग से रवाना हो चुकी हैं और ये जुलाई के अवाखिर तक पेरिस पहुंच जाएंगी। ये 8K अल्ट्रा HD टेक्नोलॉजी के साथ नश्र होने वाला पहला ओलंपिक खेल होगा। चाइना डिसेबल्ड पर्सनस फेडरेशन ने माजूर अफराद की हमायत के लिए 34वां कौमी दिन मनाया। इस मौके पर बीजिंग के पैलेस म्यूजियम के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। मुआहदे का मकसद नाबीना अफराद के लिए ब्रेल सर्विस समेत दीगर सहूलियात फराहम करना था। चाइना डिसेबल्ड पर्सनस फेडरेशन ने माजूर अफराद की हिमायत के लिए 34वां कौमी दिन मनाया। इस मौके पर बीजिंग के पैलेस म्यूजियम के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जिसका मकसद नाबीना अफराद के लिए ब्रेल सर्विस फराहम करना, सयाहत के रास्तों को डिज़ाइन करना और माजूर अफराद के लिए काबिल रसाई ऑनलाइन रिजर्वेशन चैनल्स खोलना है। ये माजूर अफराद के लिए सकाफती, इक़्तिसादी और समाजी मकामात तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए अनगिनत कौमी इक़दामात में से एक है। मशरक़ी चीन के सूबे ज़ेजियांग के सिनेमा घरों में व्हील चेयर्स पर फिल्म देखने वालों के लिए खुसूसी स्क्रीनिंग हॉल कायम किए गए हैं। सूबा हिलोंगजांग के हार्बिन शहर में कुछ बसों ने नाबीना मुसाफिरों के लिए ज़हीन मुआवनत का निज़ाम नस्ब किया है, जबकि चिंगडू में माजूर अफराद की मदद के लिए हाई टेक मसनूआत की तैयारी के लिए एक खुसूसी बेस भी कायम की गई है। बीजिंग की मारूफ सिल्क स्ट्रीट सियाहों की बड़ी तादाद को खुशामदीद कह रही है। सिल्क स्ट्रीट बैरून मुल्क से आने वालों के लिए सरफहरिस्त मकामात में से एक है। नई पॉलिसी की बदौलत सियाह तवील सफरी मनसूबाबंदी की बोझ से आज़ाद हो चुके हैं।
آج کل بیجنگ کی معروف سلک اسٹریٹ چین کی جانب سے ویزا فری پالیسی متعارف کروائے جانے کے بعد سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کو خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ دکانوں کی ایک وسیع رینج کی وجہ سے سلک اسٹریٹ بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے سر فہرست مقامات میں سے ایک ہے۔ اس سال کے اوائل میں چین نے جو ویزا فری پالیسی نافذ کروائی تھی، اس کی بدولت فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، اسپین، ملائیشیا، سوئٹزرلینڈ، آئرلینڈ، ہنگری، آسٹریا، بیلجیم اور لیگزمبرگ کے عام پاسپورٹ رکھنے والے افراد سیاحت یا کاروبار کے لیے 15 دن تک چین میں بغیر ویزا کے رہ سکتے ہیں۔ بیجنگ میونسپل بیورو آف کلچر اینڈ ٹورزم کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق دارالحکومت میں اس سال کی پہلی سہ ماہی میں 4,69,000 اندرون ملک سیاحوں کی آمد ہوئی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 3.1 گنا زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاحت سے غیر ملکی زر مبادلہ کی آمدنی 650 ملین امریکی ڈالر رہی۔ چائنیز مین لینڈ اور تائیوان کے نوجوان آپس کے تبادلوں میں اضافے پر زور دے رہے ہیں۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ وہ مین لینڈ کی ثقافت کے بارے میں اپنی تفہیم کو بڑھا رہے ہیں۔ مین لینڈ آنے والے نوجوانوں کی اکثریت ان تبادلوں میں اضافے کی خواہش مند ہے۔ چائنیز مین لینڈ اور چین کے تائیوان کے نوجوان باہمی افہام و تفہیم کو بڑھانے کے لیے نوجوانوں کے تبادلوں میں اضافے پر زور دے رہے ہیں۔ چائنیز مین لینڈ کے 2 طالب علم ہاؤ جیا شن اور چن جیا ینگ تائیوان میں زیر تعلیم ہیں۔ ان کے اپنے اساتذہ اور ہم جماعتوں کے ساتھ بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں۔ ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ چین کے تائیوان کے نوجوان چائنیز مین لینڈ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کرتے ہیں اور مین لینڈ کی ثقافت کے بارے میں اپنی تفہیم کو بڑھاتے ہیں۔ گزشتہ سال 27 مارچ سے 7 اپریل تک چینی کومنتانگ پارٹی کے سابق چیئرمین ما ینگ جیو نے تائیوان کے نوجوانوں کے ایک گروپ کی قیادت کی اور نانجنگ، ووہان، چانگشا، چونگچنگ، شنگھائی اور کچھ دیگر مقامات کا دورہ کیا۔ ایک سال بعد ماں نے اپریل میں چائنیز مین لینڈ کے 11 روزہ دورے پر چین کے تائیوان سے نوجوانوں کے ایک اور وفد کی قیادت کی۔ چین کے تائیوان علاقے سے چائنیز مین لینڈ پر آنے والے نوجوان یہاں کی ترقی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ مین لینڈ آنے والے نوجوانوں کی اکثریت ان تبادلوں میں اضافے کی خواہش مند نظر آتی ہے۔ چین کے شہر شیان میں واقع سینٹرل ایشیا پارک کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یہ پارک شیان بین الاقوامی نمائشی مرکز کے قریب واقع ہے۔ پارک کو پہلے چین وسطی ایشیائی سربراہی اجلاس کے 1 سال بعد کھولا گیا ہے۔ شمال مغربی چین کے شہر شیان میں واقع سینٹرل ایشیا پارک کو اتوار کو باضابطہ طور پر عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ پارک شیان بین الاقوامی نمائشی مرکز کے قریب واقع ہے۔ یہ 2023 چین وسطی ایشیا سربراہی اجلاس کے انعقاد کے مقامات میں سے ایک ہے۔ پارک کو پہلے چین وسطی ایشیا سربراہی اجلاس کے لیے 1 سال بعد کھولا گیا تاکہ علاقائی تعاون کی مضبوطی کو ظاہر کیا جا سکے۔ تقریباً 53 ہیکٹرز رقبے پر مشتمل اس پارک میں قائم گھوڑوں اور اونٹوں کے قافلوں کے مجسمے اس کی شان کو بڑھاتے ہیں۔ یہ قافلے صدیوں کے خوشحال تبادلوں اور چین اور وسطی ایشیائی ممالک کے درمیان مشترکہ ترقی کے خوبصورت ویژن کی علامت ہیں۔ پارک کے مرکزی دروازے پر واقع عمارت کو سلک روڈ میٹنگ روم کہا جاتا ہے اور اس میں وسطی ایشیائی ممالک کی مصنوعات نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں، جس میں قازقستان کے روایتی ملبوسات اور کرغزستان کے تیر اندازی کرتے کرداروں کے مجسمے وغیرہ شامل ہیں۔ پارک میں آنے والے سیاح وسطی ایشیائی ممالک کی بیکری مصنوعات اور شہد سمیت دیگر اشیاء خرید بھی سکتے ہیں۔ شیان 3000 سال قدیم تاریخی شہر ہے اور قدیم شاہراہ ریشم کا نقطۂ آغاز ہے۔ چین کی چونگچنگ میونسپلٹی میں ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایونٹ اپنے آغاز کے بعد سے اب اپنے 9ویں ایڈیشن میں ہے۔ تائیوان خطے میں 400 سے زیادہ نمائندے چین کے مین لینڈ شہر کا سفر کر چکے ہیں۔ آبنائے پار تبادلوں کو فروغ دینے کے لیے جنوب مغربی چین کی چونگچنگ میونسپلٹی میں 12 مئی سے ایک ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آبنائے پار اتحاد چونگچنگ تائیوان ایکسچینج ویک کے نام سے جانا جانے والا یہ ایونٹ 1 دہائی سے زیادہ عرصہ قبل اپنے آغاز کے بعد سے اب اپنے 9ویں ایڈیشن میں ہے۔ تائیوان کے خطے سے 400 سے زیادہ نمائندے تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے چین کے مین لینڈ شہر کا سفر کر چکے ہیں۔
مشترکہ تاریخ سے جڑنے، اتحاد کو فروغ دینے اور مشترکہ ترقی کے حصول کے موضوعات کے تحت اس سال کی تقریب میں نسلی اقلیتی گروہوں اور معاشرے کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 100 سے زائد نمائندوں کا خیر مقدم کیا گیا۔ آبنائی کے دونوں اطراف کے نمائندگان جو مشترکہ ورثے کے حامل ہیں، انہوں نے چینی قوم اور اس کے ثقافتی ورثے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس ایونٹ میں شرکت کی۔ ظاہرین نے دیہی بحالی کی کوششوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے نسلی اقلیتی علاقوں کا بھی دورہ کیا۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی۔ اس دوران دونوں ممالک کے مستقبل کی ترقی کا ایک خاکہ پیش کیا گیا۔ روسی صدر پوٹن چین کے صدر کی دعوت پر جمعرات کو بیجنگ پہنچے تھے۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بیجنگ میں ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے مستقبل کی ترقی کا ایک خاکہ پیش کیا۔ پوٹن صدر شی کی دعوت پر جمعرات کو بیجنگ پہنچے تھے۔ نئی مدت صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد یہ پوٹن کا کسی بھی ملک کا پہلا سرکاری دورہ تھا۔ صدر شی کی جانب سے جمعرات کو بیجنگ کے عظیم عوامی ہال کے مشرقی دروازے پر پوٹن کے لیے ایک شاندار استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس دورے کے دوران دونوں سربراہان مملکت نے متعدد ملاقاتیں کی۔ اس سال چین اور روس کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ شی اور پوٹن نے گزشتہ دہائیوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے کامیاب تجربات کا خاکہ پیش کیا۔ شی نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ دونوں فریقین کو سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کو ایک نئے نقطۂ آغاز کے طور پر لینا چاہیے۔ ترقیاتی حکمت عملیوں کو مزید ہم آہنگ کرنا چاہیے اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینا جاری رکھنا چاہیے۔ بات چیت کے بعد شی اور پوٹن نے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر نئے دور کے لیے چین اور روس کے درمیان ہم آہنگی کی جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے بارے میں ایک مشترکہ بیان پر دستخط کیے۔ اس موقع پر دونوں صدور نے تعاون کی بہت سی یادداشتوں پر دستخط کا مشاہدہ کیا۔ صدر شی اور پوٹن نے چین روس ثقافتی سال کی افتتاحی تقریب اور چین روس سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ایک خصوصی کنسرٹ میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ اسی شام چین کے صدر شی جن پنگ نے بیجنگ کے چونگنان ہائی میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ایک چھوٹے پیمانے پر ملاقات کی۔ اس دوران دونوں سربراہان مملکت نے رات کی چہل قدمی کی، پانی کے کنارے چائے پی اور پرسکون ماحول میں مشترکہ تشویش کے اسٹریٹجک امور پر گہرائی سے تبادلہ خیال کیا۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے 73 سال مکمل ہونے پر اسلام آباد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ CGTN اردو کی جانب سے منعقد تقریب میں شرکاء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے چینی سفیر سمیت دیگر شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ چین با سفارتی تعلقات کے قیام کی 73ویں سالگرہ کے موقع پر CGTN اردو کی جانب سے پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی سفیر جنگ زائدونگ نے کہا کہ چین دونوں ممالک کے رہنماؤں کی طرف سے طے پانے والے اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنچانے، پاک چین اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو ایک نئی سطح پر فروغ دینے اور دونوں ممالک کو حقیقی معنوں میں فائدہ پہنچانے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنگ زائدونگ نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ اعلیٰ معیار کے بیلٹ اینڈ روڈ تعاون کو مزید فروغ دینے، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، گلوبل سیکورٹی انیشیٹو اور گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو پر عمل درآمد کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ چین میں پاکستان کی سابق سفیر نغمہ ہاشمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ دونوں ممالک کی تقدیریں جڑی ہوئی ہیں اور دوستی ان کے دلوں میں بسی ہے۔
नकमाना हाशमी ने कहा कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने इस सदाबहार दोस्ती को खूब परवान चढ़ाया है, जो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर सनदो पैदावार लाना तनवीर हुसैन ने इस तकरीब को वीडियो पैगाम देते हुए कहा, मैं आज पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफारती तल्क़ात के क़याम की 73वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन हमारी पायदार और मजबूत दोस्ती के इस शानदार सफ़र का आगाज़ है, जिसका आगाज़ 21 मई 1951 की तारीख़ी दिन से किया था। पाक चीन सफारती तल्क़ात की 73वीं सालगिरह के मौका पर हम अपनी दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने, बाहमी ताल्लुक़ को मज़ीद गहरा करने और अपनी शराकत दारी की मुकम्मल सलाहियतों का इदराक करने के अज़म का इरादा करते हैं। और मैं आज चीन की हुकूमत का पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत करने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हों और हमारी दोनों अजीम कौमें खुशहाली, अमन और तरक्की के राह पर गामज़ाम रहे। तकरीब के मौके पर पाकिस्तान और चीन के मुख्तलिफ समाजी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले 600 से ज़ायद मेहमान जमा थे और चीन बा सफारती ताल्लुकात के क़याम की 73वीं सालगिरह पुरजोश अंदाज में मनाया है। तकरीब के मौके पर चीन और पाकिस्तान की शानदार सकाफती शो भी पेश की गई हैं। आज का इवेंट काफ़ी इंटरेक्टिव था, बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया है, मज़ा आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम लोगों ने जो है 73rd एनिवर्सरी जो सेलिब्रेशन थी यहाँ पे पाक चाइना फ्रेंडशिप से रिलेटेड, उसमें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स लिए हैं। हमें पता चला है कि चाइना ने हमारे लिए कितनी हेल्प किया, पाकिस्तान के लिए कितनी फेवरेबल, हमारी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका पर्पस ही मेन ये था कि हमारी फ्रेंडशिप को मज़ीद आगे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसने जो आगे से सी पैक सिस्टम स्टार्ट हुआ है वो आगे फर्दर कंटिन्यू होगा। इस तरह के इवेंट से पाक चाइना दोस्ती के मतलब वो जो रिश्ता है एक उसका बारे में स्टूडेंट्स जो जनरेशन आ रही है उनको पता चलना चाहिए कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कौन कौन से मतलब वो हो रहे हैं, आजकल मामला तय हो रहे हैं और चाइना पाकिस्तान के लिए किस हद तक मतलब उनकी वो कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सोंगशू लियांगचू आसार कदीमा की नई नस्ल की कारकुन है। सोंगशू आसार कदीमा की दरियाफ्त और जानवरों की कदीम बाक़ियात पर काम करती हैं। उनका कहना है कि अगर माहिरीन आसार कदीमा उम्र भर तहकीक करें तो भी वो लियांगचू सकाफत के राज नहीं पा सकते। मेरा नाम सोंगशू है। मैं चीन के कदीम शहर लियांगचू के खंडरात पर आसार कदीमा की दरियाफ्त और जानवरों की कदीम बाक़ियात पर तहकीकाती काम करती हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर हमारी नस्ल के माहिरीन आसार कदीमा उम्र भर भी तहकीक करें तो भी वो लियांगचू सकाफत के तमाम राज नहीं पा सकते। मैं समझती हूँ कि दुनिया के लिए एक ज़्यादा रोशन और सहजहती लियांगचू तहजीब की बहाली ही मेरा मिशन है। 2017 से अब तक लियांगचू के कदीम नदी नालों में लकड़ी के बंदरा पर इसराल देवकानंद अज्जा की खदाई की जा चुकी है। इसका मतलब ये है कि 5000 साल पहले लियांगचू का कदीम शहर एक शानदार महल तामीर करने के काबिल था। मुझे याद है कि जिस दिन मैंने अपने फराइज की अंजामदही के लिए रिपोर्ट किया था वो जोंग जागोंग के खंडरात की खुदाई का दिन था। खंडरात के मकाम पर मौजूद एक साथी ने मुझे एक लोकेशन भेजी। बस तकरीबन 2 घंटे तक चली और बस से उतरने के बाद मैं तकरीबन 20 मिनट तक पैदल चलकर एक वीरान मैदान में पहुंची। चलते हुए जब मैं अपना वर्क स्टेशन तलाश कर रही थी तो दूर से 2 छोटे से नुक्ते दिखाई दिए और जब करीब आई तो मालूम हुआ ये हमारा वर्क स्टेशन है।
सकाफती आसार के इस शेल्फ पर इन नीले रंग के डब्बों में उन जानवरों की बाकियात मौजूद हैं जो कदीम शहर लियांगचो के खंडरात पर जोंग जागोंग के कदीम नदी नालों से दरियाफ्त हुई हैं। ये तकरीबन 1 लाख से ज़ायद टुकड़े हैं। हम जानवरों की हड्डियों से बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में हड्डियों का मतलब है कि हमारा काम चंद साल या 10-12 साल तक का नहीं, बल्कि कम से कम सैकड़ों सालों तक चल सकता है। अब तक हमें लियांगचो खंडरात में 40 या 50 अक़साम के जानवर मिल चुके हैं। लियांगचो म्यूजियम में दिखाए गए काली मिट्टी से बने एक बड़े हैंडल वाले कप पर छोटे मगरमच्छ की बहुत वाज़ेह तस्वीर मौजूद है, लेकिन मगरमच्छ उन 40 या 50 जानवरों की हड्डियों की बाकियात में शामिल नहीं है। लियांगचो के इलाके में कदीम ज़मानों में आबो हवा और माहौल मगरमच्छ के लिए साजगार था, और मगरमच्छ की इस तस्वीर से जाहिर होता है कि उस वक्त लियांगचो के लोग मगरमच्छ के बारे में जानते थे। पिछले साल अप्रैल में एक रोजमेरी लेबोरेटरी में जानवरों की हड्डियों के 2 डब्बे पहुंचाए गए, जिन्हें तरतीब से रखा गया था। ये बड़ा डब्बा था जो हड्डियों से भरा हुआ था और हमें आहिस्ता आहिस्ता उसे छांटना था। एक डब्बे की हड्डियों को छांटने में कुछ दिन लग सकते थे। उस वक्त मैं जानवर की टूटी हुई हड्डियों को छांट रही थी और छांटते छांटते 2 गोल और पतली प्लेट नुमा हड्डियां मिली। ये मगरमच्छ की हड्डियां थी। ये पहला मौका था कि हमें लियांगचो के खंडरात में एक ऐसा सबूत मिला जिससे मगरमच्छ की मौजूदगी की तस्दीक हो गई, जो मेरे लिए बहुत दिलचस्प बात थी। साल के 365 में से 300 से ज़्यादा दिन मैं इन खंडरात पर गुजारती हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि एक लड़की के लिए ये काम मुश्किल नहीं। मुझे लगता है कि ये काम करने वालों के लिए एक पुरसुकून माहौल ज़्यादा साजगार होता है। लियांगचो में हम रात को वर्क स्टेशन के छोटे लॉन में लेटते हैं, सितारे देखते हैं, और मैं समझती हूँ कि एक शोर शराबे वाली दुनिया में सुकून का ये माहौल मिल जाना बहुत कीमती है। लियांगचो के खंडरात 1936 में दरियाफ्त हुए थे और 90 की दहाई के बाद पैदा होने वाली हमारी नस्ल को शामिल करके अब तक आसार कदीमा के कारकुनान की ये चौथी नस्ल है, और इस दौरान लियांगचो के आसार कदीमा के तहकीकी काम में कोई वक्फा नहीं आया। गुज़श्ता नस्लों के कारकुनान ने हमारे लिए इस फ्रंट लाइन फील्ड पर आसार कदीमा की तहकीक का बहुत काम किया है, जिसकी बुनियाद पर आज हम मज़ीद कीमती और नतीजा खेज कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इस कामयाबी से जाहिर होता है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर लियांगचो समेत 5000 साल पुरानी तारीख की हामिल चीनी तहजीब को बैनुल-अक़वामी बरादरी ने तस्लीम किया है। आसार कदीमा पर काम करने वाले हमारे साथियों के लिए ये कामयाबी इख्तिताम की बजाय एक नया आगाज है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में इंटरनेशनल मोटरसाइकिल नुमाइश का इनेकाद किया गया। दुनिया भर से आए मोटरसाइकिल साज इदारों ने नुमाइश में शिरकत की। नुमाइश में 200 से ज़ायद मोटरसाइकिल और सनती ब्रांड्स को इकट्ठा किया गया और इसमें 1 लाख से ज़ायद विजिटर्स और 20,000 पेशावर खरीदारों ने शिरकत की। दोस्तों, आपका दिन कैसे शुरू होता है? नींद, हजूम, ओवरटेकिंग, दूसरों का ओवरटेक करना आमतौर पे नंबर 2, नंबर 4 से छोटा है, लेकिन जिंदगी में एक्सेप्शंस भी हैं और सड़क पे मोटरसाइकिल इसका एक हिस्सा है। खासतौर पे बड़े शहरों में सुबह और शाम के रश के औकात में 4 व्हील्स वाली गाड़ियाँ बहुत आहिस्ता से आगे बढ़ती हैं, लेकिन 2 व्हील्स वाली मोटरसाइकिल्स फिर भी आज़ादाराना तौर पर तेज दौड़ सकते हैं। तो
दोस्तों, आज हम बीजिंग इंटरनेशनल मोटरसाइकिल नुमाइश में हैं। आइए एक साथ मिलकर मोटरसाइकिलिंग की दुनिया में ताहिर हों। जी बिल्कुल, और ये जगह मोटरसाइकिल सवारी के शौकीन अफराद के लिए एक जन्नत की तरह है, क्योंकि दुनिया भर के मारूफ मोटरसाइकिल साज इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। आइए एक साथ देखते हैं। अब इस वक्त जो मुनाज़िर तय कर रहे हैं वो बीजिंग इंटरनेशनल मोटरसाइकिल नुमाइश का शानदार पैनोरामा है। ये नुमाइश 70,000 मुरबा मीटर के रकबे पर मुहित है, जिसमें 200 से ज़ायद शानदार मोटरसाइकिल और मुतालिका सनती ब्रांड्स को इकट्ठा किया गया है। ये मसरूफ इलाका बिल्कुल किसी मोटरसाइकिलों के समंदर की तरह है। यहाँ 1 लाख से ज़ायद विजिटर्स और 20,000 पेशावर खरीदार शरीक हैं, जहाँ वो तबदला क़याम कर सकते हैं, सीख सकते हैं और ख़रीदारी भी कर सकते हैं। आइए मिलकर इस शानदार मोटरसाइकिल कार्निवल का मुशाहिदा करें। आपके लिए इस नुमाइश में सबसे दिलचस्पी क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है? ज़रूर ई मोटर बाइक्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हालिया सालों में चीन आला मियार की तरक्की के लिए पुरअज़्म है और सब तरक्की इसका एक बहुत अहम ज़रिया है, बहुत अहम हिस्सा है। और आप जानते हैं कि हालिया सालों में चीन की तैयार की जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ न सिर्फ चीन में बल्कि दुनिया में भी बहुत मकबूल हैं। और अब खुशी की बात यह है कि ये मोटरसाइकिल जो कि तैयार की गई है, जैसे सब के सब देश ये बहुत अमेजिंग है। जी हाँ, ये ई मोटरसाइकिल्स अपने सिफर कार्बन अखराज, कम शोर और कम तवानाई की खपत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सब सफ़र के लिए पहला इंतखाब बन रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मॉडल ज़ाहिरी शक्ल में बहुत मुफरीद हैं। ज़्यादा अहम बात यह है कि कारकर्दगी के हवाले से ये रिवायती ईंधन वाली मोटरसाइकिल से भी कमतर नहीं है और यहाँ तक कि कुछ पहलुओं में उससे पीछे भी छोड़ देती है। अच्छा, इस ई मोटरसाइकिल की खूबी है ना कि ये तवील फासला जो है वो तय कर सकती है और एक चार्ज में सैकड़ों किलोमीटर दौड़ सकती है। और सबसे बड़ी खूबी है इसकी रफ्तार बहुत तेज है। मैंने ड्राइविंग का तजुर्बा बहुत अच्छा है, जैसा कि स्लोगन में कहा कि फार एंड यस। इलेक्ट्रिफिकेशन, मसनूई जहानत और नेटवर्किंग सनती तरक्की के लिए नई सिमतें बन रही हैं। इस नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की ब्रांड्स जमा हुए और अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ और डिज़ाइन के तस्वुरात लाएँ। आज की मोटरसाइकिल न सिर्फ बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल हैं बल्कि इसमें स्मार्ट निज़ाम भी नस्ब है ताकि मुसाफिर की हिफाजत और सवारी को बेहतर बनाया जा सके। अच्छा, इसकी जो सबसे मुझे अच्छी खूबी लगी, ये बहुत स्मार्ट सा मोटरसाइकिल है। पहली बात तो ये कि इंटरनेट से ये ज़ाहिर है हम आरास्ता है, नेविगेशन आपसे आरास्ता है, पूरे ट्रैफिक की प्लानिंग आप कर सकते हैं। और जो बड़ी अच्छी बात लगी ना कि ऑडियो की सूरत में ये कंट्रोलेबल है। आप ऑडियो की सूरत में इसको हिदायत दे सकते हैं कि मुझे किस रूट से जाना है, कहाँ ट्रैफिक कम है, जिसे कहते हैं ना ट्रैफिक मैनेजमेंट, वो सब कुछ अच्छी बात है। और फिर एक और चीज़ लगी कि ये चाबी फ्री से मुराद है कि देखें ये मेरे चेहरे को पहचान कर भी ऑन हो जाएगा। हम तो चाबी की जरूरत पड़ती है, एग्जैक्टली, तो वो भी नहीं है। और फिर एक और जो मुझे अच्छी खूबी लगी ना, ये देखें बैग इस तरह से, अब ये सेंसर से यहाँ पर लैस है। आमतौर पर होता है कि ट्रैफिक में ना रश होती है, पीछे से गाड़ी आ रही होती है, हॉर्न वगैरह ये बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो उसको ये अलर्ट भी जारी कर सकते हैं कि भाई ज़रा आहिस्ता हो जाओ, तो मैं आगे जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्मार्ट और इसे कहते हैं कि डिजिटल किस्म का जो है वो मज़ीद इख्तलाआत और सरप्राइज लाएगी। लोग न सिर्फ यहाँ बहुत से मोटरसाइकिल्स को देख सकते हैं और साथ ही साथ ज़ाती तौर पर तजुर्बा भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे लोग जो हकीकी आसमान से थोड़ा सा डरते हैं ना, उनके लिए अब चीन में मोटरसाइकिल न सिर्फ नकलो हवाओं का एक जरिया है बल्कि तरक्की की अलामत भी है। ये आज़ादी, रफ्तार और जज्बे की नुमाइंदगी करती है। जी, बल्कि सवारी के आले से तफरीह के आले में भी बदल चुकी है। हाँ, पहले लोग छुट्टियों में या ब्रेक टाइम में ज़्यादातर दोस्तों के साथ खाना खाते थे या मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। अब मोटरसाइकिल चलाना भी तफरीह का एक जरिया बन गया है। जी, मैंने एडवेंचर पे ऐसी लातादाद वीडियोस भी देखी हुई है। हाँ, और अब दिलचस्प बात ये है कि कैंपिंग का रुझान भी साथ ही साथ बढ़ रहा है। जी अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। और तफरीह का जब होती है तो बेशुमार चीज़ें फिर इस तरह की आती है, कैंपिंग के साथ मोटरसाइकिल भी हो, क्या बात है उसकी। यस। जी हाँ, सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डोइन पर
मोटरसाइकिल से मुतालिक वीडियोस व्यूज़ की तादाद 5 अरब से ज़्यादा है और बहुत से मौज़ूआत को भी मुतअद्दिद तफसीली हिस्सों पर तकसीम किया गया है, जैसे कि तशख़ीस, तरमीम, सवारी और लिबास और सफ़र वगैरह वगैरह। मोटरसाइकिल इंटरनेट पर फैशन का रुझान बन चुकी है। मोटरसाइकिल सवार न सिर्फ सड़क पे रफ्तार को महसूस कर सकता है, फितरत के करीब हो सकता है, बल्कि ये आज के नौजवानों के लिए अपनी ज़िंदगी से मुतालिक फैसला साजी का एक जरिया भी बन गई है। दोस्तों, दरअसल इस वक्त बीजिंग में बहुत सी नुमाइशें जारी हैं। हमने इस नुमाइश का इंतखाब किया क्योंकि मैंने इसके तारुफ में ये लफ्ज़ पाकिस्तान देखा। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान से ख़ास तौर पर जो नुमाइश कुनंदगान हैं और जो बखसूस खरीदारी करने वाले अफराद को यहाँ पर इस नुमाइश में मदऊ किया गया है ख़ास तौर पर। और ये बात अच्छी है कि इससे चीन और पाकिस्तान के दरमियान ये जो मोटरसाइकिल की सनत है, इसमें तबादले और ताउन को भी फ़रोग़ मिलेगा और ये एक अहम प्लेटफार्म साबित होगा। और इस वक्त भी यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो शिरकत है, ये नुमाइश जो है या पाकिस्तानी बूथ है, इस वक्त यहाँ पर जो है पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश की जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि चीन और पाकिस्तान की जो मोटरसाइकिल साजी की जो सनत है, इंतहाई खुशाइन ताउन का एक बात है। ग्रीन तरक्की से लेकर सब्ज़ इख्तरा तक ये मोटरसाइकिलें मुझे लामहदूद इम्कानात और ताकत दिखा रही हैं। अगली मरतबा फिर आपसे बीजिंग इंटरनेशनल मोटरसाइकिल एग्जीबिशन में दोबारा मुलाकात होगी। फिर मिलेंगे, बाय बाय। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।